Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। आज कोई खास डे नहीं है, इसलिए हम सीधा क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, जो ऑपरेशन ओलिवा है इसके रिगार्डिंग। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये कंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और इसके अंदर क्या किया गया है, जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया है ताकि जो साइक्लोन्स की वजह से लोग, जो रीसेंट साइक्लोन जैसे कि ताउते हैं, यास हैं, उनकी वजह से अफेक्ट हुए हैं, उनको रिहेबिलिट किया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये ऑलिव रेडली टर्टल्स के रिलेटेड है, ना कि साइक्लोन से हिट हुए लोगों को बचाने के लिए है। ये आप देख सकते हैं, ये नेस्टिंग बीच है ओडिशा का। वहाँ पे आप ऑलिव रेडली टर्टल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं ये। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन ओलिविया है, ये प्रोजेक्ट है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो इंडेंजर्ड ऑलिव रेडली टर्टल्स हैं उनको ओडिशा कोस्ट के अंदर। यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है। ये हर साल इस ऑपरेशन को कंडक्ट करती है ताकि ऑलिव रेडली टर्टल्स हैं उनको, उनकी नेस्टिंग का सीज़न होता है जिस टाइम पे वो बच्चे अंडे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, उस टाइम पे उनको सेव किया जा सके। ये ऑपरेशन नवंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक चलाया गया है। इसके अंदर कोस्ट गार्ड है, उन्होंने 225 शिप के ऊपर अपने डेज हैं वो बिताए हैं, और 388 हावर्स हैं एयरक्राफ्ट ने उन्होंने स्पेंड किए हैं। और उन्होंने कितने ऑलिव रेडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया है? 3.49 लाख टर्टल्स को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चिड़िया टापू। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये कहाँ लोकेटेड है हमें ये बता। महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार, केरला या फिर लक्षद्वीप। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये अंडमान और निकोबार के अंदर है, लोकेटेड है। यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी देख सकते हैं, जैसे कि पैरट की तो आपने यहाँ पे देख ही ली। यहाँ आप देख सकते हैं ये पिजन की तरह दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में मुझे नहीं पता क्या है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के हैं। ये चिड़िया टापू ये अंडमान के ऊपर लोकेटेड है। इसे बर्ड आइसलैंड भी बुलाया जाता है, और ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबंध पोर्टल। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, एग्रीकल्चर से, चाइल्ड अडॉप्शन से या फिर इन्वायरमेंट से? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं इसको। प्रबंध, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट अप्राइजल बजटिंग अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस पोर्टल के अंदर जो स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं 6 to लेकर 14 ईयर्स की एज के बीच में, उनको आइडेंटिफाई करना है हर स्टेट और यूटी से, और फिर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा मैपिंग करके और उनको जो फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको एडमिशन दिया जाएगा जो उनका एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर जो 16 से 18 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी 2021-22 के सेशन के लिए। ये स्टेप किसके लिए है? ताकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें हमारे इफ़िशेंसी को और इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ा सकें, और इनेबल कर सकें ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पूरे सिस्टम के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? एप्स्टीन बार वायरस है, इससे रिलेटेड हमें बताना है। ये एक कैंसर कोजिंग वायरस है, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये किस किस को अफेक्ट करता है? ये गैलिलियल सेल्स को, नॉन न्यूट्रल सेल्स को, और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। और 95% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव पाई जाती है किसके लिए? एप्स्टीन बार वायरस से। और इसका इन्फेक्शन है, हालांकि जिसके जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। मोस्टली हमारी क्लासेस देखते हैं एडल्ट बच्चे, और जान लें कि एडल्ट्स के अंदर 95% पॉसिबिलिटी है कि इस वायरस के होने की। समझ जाइए आप।
हर चीज़ के अंदर वायरस मौजूद होता है। काफ़ी बार आपको देखने को मिला होगा, जैसे कि हमारे फेस पे ये निशान सा पड़ जाता है। बचपन में छोटे थे तब बोलते थे किसी का जूठा खा लिया उसकी वजह से हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये एक वायरस की वजह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन के ऊपर कैसे, जैसे कि मिजल्स के अंदर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं रेड कलर के, वैसे हो जाते हैं, या फिर फेस के ऊपर ऐसे निकलते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसेंटली फाउंड किया है कि ये कैंसर कोजिंग वायरस है। इसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है, जो कि हमारी गैलिलियल सेल्स और नॉन न्यूरल सेल्स हैं उनको और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अल्टर कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है और अल्टर कर सकता है हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि फॉस्फो इनसोस्टिल्स PIP, जिसे इन शॉर्ट बुलाते हैं। ये एक टाइप का लिपिड है, ग्लाइकोल है और क्लोरेस्ट्रेल है, जब वायरस इन्फेक्ट कर देता है हमारी ब्रेन सेल्स को। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हमें कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, जो अर्थ के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं उसके रिगार्डिंग। मिनरल्स हैं, इनके अंदर यूनिक मैग्नेटिक ल्यूमिनेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसका एक्सप्लोरेशन इंडिया के अंदर कंडक्ट किया जाता है ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो होल्ड करता है 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस पर हमें स्पेशल फोकस रखना चाहिए कि हमें इससे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट या नॉन करेक्ट। मोस्टली क्वेश्चन इसी की वजह से गलत होते हैं, तो इसका स्पेशल फोकस कीजिए। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, या थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। मेटेलिक एलिमेंट हैं वो 70th हैं, जिनके अंदर यूनिक जैसे मैग्नेटिक लुमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इनका यूज़ किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जिसके अंदर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, कम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर है, और साथ ही साथ नेशनल डिफेंस के अंदर भी लिया जाता है इनको। चाइना हमेशा से ही इसके अंदर ग्लोबल डोमिनेशन रखता है। एक टाइम पे चाइना है उसके अंदर 90% प्रोडक्शन होता था रेयर अर्थ मेटल्स का वर्ल्ड की नीड के अकॉर्डिंग, बट इस टाइम पे उन्होंने इतना खोद के ख़त्म कर दिया है कि उनका 60% रह गया है, मतलब 30% है वो डिक्रीज़ हो गया है, और बाकी 40% अब क्वाड के पास, बाकी जो 40% है वो बाकी सारी कंट्रीज़, और जिसके अंदर क्वाड भी है वो इंक्लूडेड है। क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है जो कंप्राइज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंडिया के। हमारा पहला ऑप्शन है SDR, जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स बुलाते हैं, जो IMF के द्वारा दिए जाते हैं। फिर है गोल्ड एंड सिल्वर, फिर है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसे हम FCAs बुलाते हैं। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा C, क्योंकि इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, वो $600 बिलियन को के मार्क को क्रॉस किया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है। इसकी वजह से हमारी जो टोटल हो गई वो $6.842 बिलियन हो गई वीकेंड के अंदर, जून 4 को। फॉरेक्स रिजर्व तो ये डाटा आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिए। फॉरेक्स रिजर्व है, इसने पहली बार इतना क्रॉस किया है, तो मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 605.008 बिलियन रिपोर्ट क्रॉस किया है, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिली है कि हम फॉरेन करेंसी एसेट्स जो FCAs हैं उसके अंदर राइज हुआ है, और जिसके अंदर मेजर कंपोनेंट है वो ओवरऑल रिजर्व्स हैं। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनके पास में जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा है। IMF के अकॉर्डिंग ये डाटा है 13 जून 2021 का। इसके अंदर सबसे ऊपर है चाइना, जिसके पास है $3,300 बिलियन। फिर जापान है, उसके पास में है $1,378 बिलियन। फिर है स्विट्जरलैंड, इसके पास में है $1,070 बिलियन। फिर रशिया है, जिसके पास में है $600 बिलियन। एंड देन इंडिया है, इसका पहली बार है, ये इंडिया का पहली बार है, $605.008 बिलियन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जिन्हें हम फॉरेक्स रिजर्व भी बुलाया जाता है, और साथ ही साथ FX रिजर्व भी बुलाया जा सकता है। तो क्वेश्चन चाहे
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पूछा जाए, चाहे फॉरेक्स रिजर्व करके पूछें या चाहे एफएक्स रिजर्व करके पूछें, तो आप समझ जाना कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ये रिजर्व या असेट होते हैं जो हेल्ड की जाती हैं हमारे जो सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉरेन करेंसीज में। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आई होप सभी को ये पता होगा, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ताकि हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको बैक किया जा सके किसके ऊपर, जो इशूड करेंसीज हैं, और सपोर्ट किया जा सके एक्सचेंज रेट को, और साथ ही साथ जो सेट किया जा सके मॉनेटरी पॉलिसी को। फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, इनको मेंटेन किया जाता है इन करेंसीज के अंदर, लाइक यूएस डॉलर्स हैं, यूरो हैं, पौंड स्टर्लिंग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज येन है, गोल्ड है। हमारे पास ऑप्शन था गोल्ड एंड सिल्वर, तो सिल्वर उसकी साथ में होने की वजह से हमारा वो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, अगर अकेला गोल्ड होता तो वो सही आंसर था। सो फिर क्या है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ के हैं, ये सभी रिजर्व करेंसीज हैं किसके साथ में, आईएमएफ, आरटीपी, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इन आईएमएफ, पहले हमने बताई हैं वो रिजर्व करेंसीज हैं, जबकि बाद में बताई गई हैं वो रिजर्व कैपिटल है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई इन शॉर्ट बुलाते हैं हम उसे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। इसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसे डाइट फॉर लाइफ इसका नाम दिया गया है। इसके अंदर लोगों को हेल्प किया जाता है कि ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उनके अंदर, उसके बारे में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। देख लेते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, एफएसएसए एक्ट ये इसके अकॉर्डिंग। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो एडमिनिस्टर की जाती मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। एफएसएसएआई है, ये इनिशिएटिव किया है, इनिशिएटिव है इसका डाइट फॉर लाइफ, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके उन्हें समझाने में कि उनका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो कैसे होता है, और प्रोवाइड करवाएगा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म पेरेंट्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स को भी, ताकि वो अडॉप्ट कर सकें एक सही अप्रोच। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, कन्वर्सेशन थेरेपीज के रिगार्डिंग। तो हमारी पहले स्टेटमेंट है, कन्वर्सेशन थेरेपी एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है, इसके अंदर ट्राई किया गया है ताकि चेंज किया जा सके जो इंडिविजुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको। फिर तमिलनाडु पहला स्टेट है जिसने बैन लगा दिया है इस थेरेपी के ऊपर इंडिया के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे ये साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक शूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस है। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, साइंटिफिक है वो प्रिंसिपल्स और जो रूल्स हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उस तरह पे एक उसका आधार होता है। लेकिन जो शूडो साइंस है, जिसे हम जनरली फेंकना भी बुला सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है, उसके पीछे कोई भी आधार नहीं होता है। जैसे कि रिसेंटली जो कोरोना वायरस शुरुआत में आया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, इवन बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने भी बहुत ज़्यादा वाहियात हरकतें की थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप इसको गाय के टॉयलेट को या फिर उसके डंक को खाएंगे तो उससे आप कोरोना वायरस से बच पाएंगे, उससे नहीं होगा आपको। इस टाइप की जो बातें बोली जाती हैं जो बिना किसी आधार के। हालांकि हम मान सकते हैं कि जो काऊ का टॉयलेट है वो यूज़फुल हो सकता है, और काऊ का जो डंग है वो हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज़ हो सकता है, लेकिन उसे डायरेक्टली खाना ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी बेवकूफ़ ही होगा जो इस बात पे बिलीव करेगा। इसे सूडो साइंस बुलाते हैं, ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन थेरेपी है, ये एक सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस है, इसके अंदर ट्राई किया जाता है कि जो इंडिविजुअल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसे चेंज किया जा सके। ये थेरेपी साइकोलॉजिकली, फिजिकली और स्पिरिचुअली इवेंटर्स हैं उनके द्वारा कैरिड आउट की गई हैं, उनके लिए जो मेंबर्स हैं LGBTQ कम्युनिटी के लिए, ताकि चेंज किया जा सके, उन्हें हार्टोसेक्सुअल बनाया जा सके। हार्टोसेक्सुअल कौन होते हैं, जो अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बात हो रही है। LGBTQ को उनसे
कन्वर्ट करने की बात की जा रही है हेटरोसेक्सुअल के अंदर, जो कि सही नहीं है। एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि उसे कौन पसंद है, उन्हें बॉयज़ को बॉयज़ पसंद है, गर्ल्स को गर्ल्स पसंद है, या फिर उन्हें आपस में कौन कौन पसंद है, ये उनकी खुद की चॉइस है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये गलत चीज़ है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने बैन कर दिया है कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर और इशू की हैं गाइडलाइंस, ताकि इन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जा सके, LGBTQ कम्युनिटी के साथ में लेकर चला जा सके। इस जजमेंट की वजह से तमिलनाडु है वो पहला स्टेट बना है जिसने इस थेरेपी के ऊपर बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इसके रेफरेंस में जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जिसे हम आईडेक्स बुलाते हैं, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा पहली स्टेटमेंट है आईडेक्स है ये फंडेड और मैनेज किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DIO बुलाते हैं, और ये बनाई गई थी नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर, और इसका एम रखा गया है ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन को और इंडिजिनाइजेशन को एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर स्टार्टअप लेवल के ऊपर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं आगे। डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है बजटरी सपोर्ट 498.8 करोड़ का ऑप्शन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस के लिए, किसको, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को अगले 5 साल के लिए, और ये पहली बार लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। आईडेक्स है वो फंडेड भी है और मैनेज्ड भी है किसके द्वारा, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, ये हमने बता ही दिया पहले क्वेश्चन के अंदर, यही डिस्कस हुआ है। और ये इसके 2 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसे हम DPSUs बुलाते हैं, जो कि हैं HAL और BAL। इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जिसे DDP बुलाते हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप है इसके अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये इनिशिएटिव है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, हमें ये बताना है। G7, WHO, ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वैसे तो पिक्चर देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसके बारे में बात हो रही है, फिर भी हमें बता देते हैं आंसर क्या है। आंसर है G7 कंट्रीज़ के द्वारा, G7 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। इंडिया ने साइन ऑफ किया है जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जो G7 के द्वारा, और साथ ही साथ उनकी कौन थी जो गेस्ट कंट्रीज़ थी ओपन सोसाइटीज़ के लिए। ओपन सोसाइटीज़ स्टेटमेंट है ये अडॉप्ट की गई है G7 सेशन के अंदर। इसका टाइटल दिया गया है बिल्ड बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो इनवाइटेड थे, किसके रूप में, एक लीड स्पीकर के रूप में। इसके अंदर जॉइंट स्टेटमेंट साइन की गई है G7 कंट्रीज़ के साथ में, और कौन कौन शामिल है, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जो कि होस्ट की गई थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और इसे बुलाया गया है डेमोक्रेसी 11 जिसे D11 भी कह सकते हैं इन शॉर्ट। फिर ये क्वेश्चन वो है जो आपको बताना है, फेस्टिवल राजा प्रभा ये सेलिब्रेट किया जाता है इनमें से कौन से इंडियन स्टेट के अंदर, ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर या आसाम, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन आपसे हमने कल पूछा था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग मार्क को सर्टिफाइड करती है, तो हमारा आंसर है डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये हमारा आंसर होगा कल के क्वेश्चन का। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत। और अपना स्कोर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए।